हेलो 9th क्लास मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक में आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कवर करवा चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। मार्गी और टॉमी भूगोल, इतिहास और अंक गणित पढ़ते थे। इन तीनों सब्जेक्ट का जिक्र आया हुआ है और बाकी किसी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। आप चाहें तो ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आपके अनुसार टेली बुक क्या है? अ टेली बुक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक विच इज रीड ऑन अ कंप्यूटर ऑफ टेलीविजन स्क्रीन। कुछ क्वेश्चन के आंसर जो हैं बड़े हैं, लेकिन साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं बड़े क्वेश्चन, तो आप उनको छोटा किस तरह से करें। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा है तो आप चाहें तो इसको यहीं तक कर सकते हैं। अ टेली बुक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक। टेली बुक डिजिटल बुक का ही एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ी जाती है। इट इज नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर, और ये पेपर पर छपी हुई नहीं होती है। आप याद करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं। इट कैन बी रीड और शोन ओनली ऑन टेलीविजन स्क्रीन। इसको केवल टेलीविजन स्क्रीन पर ही दिखाया जा सकता है। टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाया जा सकता है। किताब की तरह से, जैसे ये आपका रजिस्टर है, इस तरह से प्रिंटेड नहीं होती है। तो आपको ये आंसर बड़ा लगे तो आप इसको यहाँ तक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। जो बुक उनको मिली थी उसमें उसको कौन सी बात अजीब लगी? तो इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपके बुक में। शी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। उसको निम्नलिखित चीजें थीं जो अजीब लगी। इट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर एंड पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। जो बुक थी वो कागजों पर छपी हुई थी और उस कागज जो थे बुक के वो येलो हो गए थे, यानी पीले पड़ गए थे, और क्रिंकली यानी मुड़े हुए सिलबटों वाले थे। सेकंड पॉइंट है, द वर्ड स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग ऑन स्क्रीन ऑफ द टेली बुक। जिस तरह से टेली बुक पर शब्द मूव होते रहते हैं, चलायमान होते हैं, उसी तरह से जो बुक मिली थी उनमें शब्द चलायमान नहीं थे, एक ही जगह पर स्थिर थे। तो ये बात भी उसको बड़ी अजीब लगती है। When the pages was turned, they had the same words as before। और साथ में ही जब हम पेजों को पलट देते हैं, when the pages was turned का मतलब यहाँ पे पलटना, तो वापस हमें वो शब्द वहीं के वहीं मिलते हैं। यानी मैंने यदि इस पेज को पलट दिया और बाद में मैं जब भी इस बुक को खोलूंगी तो ये शब्द यहीं के यहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं पहुंच जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के टीचर थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे, यानी मशीन। और मशीन क्या थी? विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन, बड़ी सी काली स्क्रीन थी जिस पर सभी जो लेसन हैं उनके पार्ट हैं वो दिखाई जाते थे और क्वेश्चन आंसर उन्हीं पर प्रकट होते थे। दे डिडंट हैव अ लिविंग ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर। उनका कोई मनुष्य के समान टीचर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? The history sector of Tommy's teacher had once completely blanked out। एक बार जो
टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर था। टॉमी का जो कंप्यूटर टीचर था उसका हिस्ट्री सेक्टर यानी इतिहास विषय जो था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट यानी खाली होना। इस स्क्रीन वाज शोइंग नथिंग, उसकी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सो टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर अबाउट अ मंथ फॉर रिपेयर, इसलिए टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए रिपेयर करने के लिए बाहर ले जाना पड़ा था, दूर ले जाना पड़ा था। टॉमी की 1 महीने की हिस्ट्री की क्या हुई, फिर छुट्टी हो गई थी। आगे आपका सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें आपके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में एवलियन गिलेनी की कहानी है और सेकंड पार्ट में आपकी पुंगी की कहानी यानी कि शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो पार्ट 1 पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। यहाँ पे हर की जगह पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा एवलियन गिलेनी। हु हेल्प्ड एवलियन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। एवलियन की संगीत जारी रखने में किसने मदद की और उसने क्या किया और क्या कहा। परक्यूशनिस्ट रोन फोर्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। ढोल तबला वादक, परक्यूशनिस्ट का मीनिंग होता है ढोल या तबला वादक। रॉन फोर्ब्स ये नाम है टीचर का। रॉन फोर्ब्स ने एवलियन को मदद की थी अपना म्यूजिक जारी रखने में। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना था और कहा कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम यानी ढोल अलग अलग स्वरों में बजाना शुरू कर दिए, उसको ये समझाने के लिए कि वो शरीर के दूसरे हिस्सों से इस चीज को महसूस कर पा रही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। फिर से आपका हर की जगह पे एवलियन लिखा हुआ आएगा, एवलियन गिलेनी। एवलियन गिलेनी की जो बहरापन था वो कब नोटिस किया गया और कब कन्फर्म्ड हुआ, यानी कब पक्का हो गया कि एवलियन बहरी हो चुकी है। हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड। जब वह 8 साल की थी तब ये बात महसूस की गई, नोटिस की गई कि उसको बहरापन आ रहा है। इट वाज कन्फर्म्ड बाय द टाइम शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, और 11 साल की थी तब ये बात पक्की हो गई कि वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी है। हाउ डज एवलियन हियर म्यूजिक, एवलियन म्यूजिक कैसे सुनती थी। एवलियन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलियन संगीत को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से महसूस करके सुनती थी, सेंस करती थी। शी लर्नड हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। इट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उसने इस चीज के लिए यानी कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से संगीत को महसूस करने के लिए अपने दिमाग को और शरीर के बाकी हिस्सों को खुला रखा, यानी इस तरह से महसूस करने की कोशिश की, और उसकी जो तरंगें थी संगीत की तरंगों के द्वारा अपने दिमाग के द्वारा शरीर के बाकी हिस्सों से इसको महसूस करने की कोशिश की। और जब उसको ये महसूस हो गया तो फिर दूसरी जो बात थी वो थी कि अब दृढ़ निश्चय के द्वारा और कठिन परिश्रम के द्वारा इस चीज को वो जारी रख सके। पार्ट 2 है आपका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन यानी
प्रतिबंध लगाना। रॉयल रेसिडेंस यानी राजघराने में, क्योंकि इसकी जो आवाज थी वो बड़ी कर्कश थी, श्रिल यानी कर्कश आवाज। अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट यानी जो सुनने में मधुर न लगे। कर्कश ध्वनि थी इसकी जो सुनने में मधुर नहीं लगती थी, इसलिए औरंगजेब ने पुंगी बजाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई किस तरह से पुंगी से भिन्न थी। पुंगी हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड वाइल शहनाई अ सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। पुंगी की जो आवाज थी, ध्वनि थी, वो बड़ी ही कर्कश ध्वनि थी, जबकि शहनाई की आवाज बड़ी ही सॉफ्ट और मेलोडियस थी, यानी बहुत ही मधुर थी और धीमी थी। शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। शहनाई पुंगी की अपेक्षा लंबी और चौड़ी थी। एंड हैड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और 7 छेद थे शहनाई में। ऑफ द पाइप, जो शहनाई का पाइप था उसके पाइप में 7 छेद हुआ करते थे। इट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड, इट्स साउंड ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। इसकी जो ध्वनि थी वो मधुर थी और इसकी ध्वनि को पवित्र या शुभ भी माना जाता था। आगे है आपका लेसन 3 द लिटिल गर्ल। आगे आपका लेसन 3 द लिटिल गर्ल। हु वर द पीपुल इन केजियास फैमिली। केजिया के परिवार में कौन कौन सदस्य थे। केजिया हैड ग्रैंड मदर, हर मदर एंड फादर। केजिया की दादी माँ थी, उसकी माँ थी और पिता थे। केजियास, जैसा आएगा यहाँ पे, केजियास ग्रैंड मदर ऑलवेज सपोर्टेड हर। केजिया की ग्रैंड माँ यानी दादी माँ उसको हमेशा सपोर्ट किया करती थी। नेक्स्ट है आपका, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी। शी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। क्योंकि केजिया के जो पिताजी हैं कभी भी उससे प्यार से बात नहीं किया करते थे, इसलिए केजिया को अपने पिता से डर लगता था। आगे है आपका लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर है ये। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर ऑफ द पेटेंट ऑफिस। वाई। आइंस्टीन कॉल्ड डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एज ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन अपने डेस्क ड्रॉअर को यानी अपनी जो टेबल की दराज थी उसको पेटेंट ऑफिस में सैद्धांतिक भौतिकी कार्यालय ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे। इट वाज बिकॉज ही वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज। क्योंकि उस समय वह अपने स्वयं के विचारों का विकास कर रहे थे। द ड्रॉअर हैड प्रूफ ऑफ हिज एफर्ट्स। और जो दराज था उनका वो इस बात का प्रत्यक्ष गवाह था, जो भी वो विचारों को विकसित कर रहे थे या जो भी काम किया करते थे। ही हैड रिटन देम ऑन पेपर एंड केप्ट देम देयर इन इट। जो कुछ भी उनके दिमाग में आता था वो उसको कागज पे लिखते थे और उसी दराज में रख देते थे। इस कारण से उन्होंने अपने इस टेबल के दराज को नाम दिया ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा। द नाजीज हैड एक्वायर्ड द टेक्निक एंड नॉलेज ऑफ मेकिंग एन एटम बम। नाजियों ने यानी कि जर्मनी के जो लोग थे वो नाजी कहे जाते थे, तो उन्होंने जो एटम बम बनाने की तकनीक है और ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया था। दे कुड डेवलप एन एटम बम। और जब उन्होंने तकनीक प्राप्त कर ली है तो वो एटम बम भी बना सकते थे। It could destroy the whole part of the world if they exploited it। यदि उन्होंने दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इसको विस्फोट कर दिया यानी एटम बम गिरा दिया या
इससे विस्फोट कर दिया तो उस दुनिया के हिस्से में क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। दिस कंसर्न फॉर द वर्ल्ड मेड हिम राइट द लेटर। इस कारण से, दुनिया की चिंता होने के कारण उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखा। आगे है आपका लेसन 6 माई चाइल्डहुड। यह आपका एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्को स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का घर मस्जिद वाली गली में सामने था। हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम के स्कूल के मित्र कौन थे और बाद में वे क्या बने। अब्दुल कलाम से फ्रेंड्स वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। अब्दुल कलाम के 3 मित्र थे, पहला रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिव प्रकाशन। ये तीनों के नाम बताए जा रहे हैं। रामानंद शास्त्री बिकम द प्राइस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। बाद में रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बने। प्राइस्ट मीन्स पुजारी। अरविंदन टुक द ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया, परिवहन से संबंधित। और शिव प्रकाशन बिकम, यहाँ पर भी बिकेम होगा और यहाँ पर भी बिकेम होगा। बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर द साउदर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन जो है वो दक्षिण रेलवे में केटरिंग का यानी खान पान भोजन व्यवस्था वगैरह करना, उसका बिजनेस उन्होंने किया। आगे है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम की पहली जो कमाई थी वो कैसे हुई। अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय बिकमिंग अ हेल्पिंग हैंड टू हिज कजिन। अब्दुल कलाम ने पहली बार जो भी अपने पैसे कमाए या पहली मजदूरी या पहली तनख्वाह जो मिली उन्हें किस तरह से मिली, वो मिली उन्हें अपने कजिन की मदद करने के लिए। हेल्पिंग हैंड, उन्होंने अपने कजिन की मदद की। ही कॉट द न्यूज़पेपर बंडल फॉर हिम फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। वे चलती हुई ट्रेन से अपने भाई के साथ में न्यूज़पेपर का बंडल इकट्ठा करवाया करते थे। अगला है आपका लेसन 8 रीच फॉर द टॉप। इसके भी आपके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका संतोष यादव और दूसरा मारिया शारापोवा। तो सबसे पहले हम संतोष यादव वाले पार्ट के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव की जो शिक्षा थी वो स्थानीय स्कूल में ही क्यों करवाई गई। शी वाज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कस्टम्स ऑफ हर फैमिली। उनके परिवार में ये परंपरा थी, प्रचलित रिवाज था लड़कियों को गांव में ही शिक्षा देने का। इस कारण से संतोष को भी स्थानीय स्कूलों में ही शिक्षा दिलवाई गई। When did she leave home for Delhi and why? उन्होंने दिल्ली जाने के लिए अपना घर कब छोड़ा, यानी वो दिल्ली कब गई और क्यों। At the age of 16, संतोष पेरेंट वांटेड हर टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में संतोष के माता पिता ये चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। She threatened her parents and said she would never marry if she did not get a proper education. उन्होंने यानी संतोष यादव ने शादी करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, जब तक कि उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो जाती, सही तरीके से उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने शिक्षा के लिए घर छोड़ दिया और स्वयं जाकर के दिल्ली के एक स्कूल में अपना नाम लिखवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन। संतोष ने पर्वतारोहण कैसे प्रारंभ किया। She began to climb hills. She did so when she decided to check why the villagers climbing the hills
वेनिस्ड। उन्होंने पहाड़ियों पर चढ़ना प्रारंभ किया। और पहाड़ियों पर चढ़ना क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि वह ये देखना चाहती थी कि पहाड़ियों पर चढ़ कर के गांव वाले कहाँ गायब हो जाते हैं। देन शी टुक एडमिशन इन उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसके बाद उन्होंने उत्तरकाशी के इंस्टीट्यूट में पर्वतारोहण के लिए एडमिशन लिया, प्रशिक्षण के लिए। शी वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। और वह उनके इस अभियान पर प्रत्येक वर्ष जाने लग गई। पार्ट 2 है आपका मारिया शारापोवा। आपके लेसन में कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना करके दिए हुए हैं, तो मैं आपको उनके आंसर बता रही हूँ। वाट आर अदर देन टेनिस मारियास लाइकिंग। मारिया की टेनिस के अलावा और क्या रुचियां थीं? यानी एक तरह से कह सकते उनकी टेनिस के अलावा और क्या क्या हॉबी थी। मारिया शारापोवा स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन प्लेइंग टेनिस। मारिया शारापोवा अपना अधिकांश समय टेनिस खेलने में व्यतीत करती थीं। बट सी हैज सम अदर लाइकिंग टू। लेकिन फिर भी उनको और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पसंद थी। हर हॉबीज आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। उनकी हॉबी फैशन, सिंगिंग और डांसिंग यानी गाना और नाचना ये भी शामिल था। शी इज फॉन्ड ऑफ वियरिंग प्रेटी इवनिंग गाउन। उन्हें शाम के समय सुंदर गाउन पहनना पसंद था। शी लाइक्स पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। ये उनके खाने की बातें कही जा रही हैं कि उन्हें खाने में पैनकेक बहुत पसंद है, जो जिस पर चॉकलेट स्प्रेड की गई हो यानी चॉकलेट लगी हो, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक भी उन्हें पीना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज मारिया ट्रीटेड बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में जब वो प्रशिक्षण ले रही थी टेनिस का, तब मारिया के साथ में उनके जो साथी खिलाड़ी थे कैसा व्यवहार करते थे। मारिया वाज द यंगेस्ट ट्रेनी, शी वाज जस्ट 9 years old। मारिया शारापोवा ने जब ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा में एडमिशन लिया था तो वो सबसे छोटी थी, उम्र में सबसे छोटी ट्रेनी थी। प्रशिक्षण लेने वालों में उनकी केवल 9 साल की उम्र थी। शी वुड गो टू हर बेड एट 8 PM। वह रात को 8 बजे सो जाया करती थी। बट हर सीनियर्स वुड रिटर्न एट 11 PM। लेकिन उनके जो सीनियर थे, वरिष्ठ खिलाड़ी थे, वो 11 बजे लौट करके आते थे। दे यूज टू वेक अप फोर्स हर टू डू देयर वर्क। और वो अक्सर आकर के उसको जगा देते थे, उठा देते थे और इस बात के लिए मजबूर करते थे कि वे उसका काम करें। शी हैड टू क्लीन द रूम फॉर देम, शी वाज इंसल्टेड बाय देम। वह उनसे यानी मारिया से कमरा साफ करवाते थे और साथ में उसकी बेइज्जती भी किया करते थे, यानी कि वो उसको एक तरह से उल्टा पुल्टा बोला करते थे क्योंकि मारिया दूसरे देश की थी। आगे है आपका लेसन 9 द बॉन्ड ऑफ लव। हाउ डिड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट टू द प्रपोजल ऑफ सेंडिंग ब्रूनो टू मैसूर। जब ऑथर ने ये निश्चय कर लिया कि वह ब्रूनो को मैसूर के चिड़ियाघर में भेज देंगे, तो लेखक की पत्नी का क्या रवैया था, क्या व्यवहार था। द ऑथर्स वाइफ वाज अपसेट व्हेन शी केम टू नो अबाउट द प्रपोजल। लेखक की पत्नी अपसेट हो गई जब उन्हें इस प्रपोजल के बारे में पता चला कि ब्रूनो को चिड़ियाघर भेजा रहा है। शी वाज वेरी सैड। वह बहुत दुखी हुई। शी वाज नॉट इन अपोजिशन टू कंसोल हर सेल्फ। वह इस स्थिति में नहीं थी कि वह अपने आप को सांत्वना दे सकें, यानी अपने आप को समझा सकें इस स्थिति से निपटने के लिए। शी wept and fretted for a few days. She refused to eat anything. वह रोई और झल्लाई भी और कुछ दिनों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड ब्रूनो एंड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मेट एट मैसूर जू। जब मैसूर जू में ब्रूनो और लेखक की पत्नी मिली तो दोनों का कैसा व्यवहार था। द ऑथर्स वाइफ वेंट टू सी ब्रूनो इन द जू एट मैसूर व्हेन शी वाज a few yards
अवे फ्रॉम हिज केज ही रिकॉग्नाइज्ड हर। जब लेखक की पत्नी ब्रूनो को देखने के लिए मैसूर के जू में पहुंची तो जब वो कुछ गज की दूरी पर ही थीं तभी पिंजड़े में से ब्रूनो ने उन्हें पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचाना। बाबा हाउल्ड विथ हैप्पीनेस, और बाबा यानी ब्रूनो खुशी के मारे चिल्लाने लग गया उन्हें देख करके। शी ऑल्सो रेन टुवार्ड्स हिम, और वह भी उसकी तरफ को दौड़ी। एंड पेटेड हिम विद इन द केज, और पिंजड़े के बाहर से उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया। आगे है आपका लेसन 10 काठमांडू। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। 2 मंदिरों के नाम बताने हैं जहां पर लेखक काठमांडू में भ्रमण करने जाते हैं। द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूप। लेखक पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ के स्तूप देखने या भ्रमण करने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन। विक्रम सेठ इस काठमांडू जो लेसन है आपका, इसके राइटर हैं, तो यहाँ पे उनके बारे में कही जा रही है कि लेखक विक्रम सेठ ने पोर्क्यूपाइन यानी शाही जो जानवर होता है, शाही के कांटों की तुलना किस चीज से की है। He compare flutes tied on the top of flute seller's pole to the quills of a porcupine। जब लेखक मंदिर में जाते हैं तो वहां पे चौराहे पर निकल करके उन्हें एक बांसुरी बेचने वाला दिखाई देता है जो अपने एक डंडे पर चारों तरफ को बांसुरियों को छेदों में फंसाए रहता है। तो उसकी तुलना उन्होंने किससे की है? शाही के कांटों के समान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। 5 प्रकार की बांसुरियों के आपको नाम बताने हैं। लेखक ने इनका जिक्र किया है इसमें। दीज आर द रेड नेह, द रिकॉर्डर, द जैपनीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी, द ब्रीथ फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द हाई पैच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ये 5 प्रकार के नाम हैं बांसुरियों के जो लेखक ने अपने इसमें जिक्र किया है। What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers? लेखक ने बांसुरी बेचने वाले और दूसरे सामग्री बेचने वालों के बीच में क्या अंतर पाया? The author sees the difference in how they are sold। लेखक ने जो अंतर पाया उन दोनों में ये अंतर पाया कि किस तरह से वो अपनी बिक्री करते हैं। Other sellers cry out their वायर्स टू सेल। दूसरे अन्य लोग जो हैं अपनी सामग्री बेचने के लिए चिल्लाते हैं। बट द फ्लूट सेलर सेल्स हिज वेयर्स इन एन ऑफ हैंडेड वे। लेकिन जो बांसुरी वादक है वो अपनी बांसुरियों को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बेचता है। कोई शोर शराबा उन चीजों के लिए नहीं करता है। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बैंक में बिहाइव टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे जो आपके 30 वर्ड्स में लिखने को आते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे।